देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, मुल्क में मौजूदा मौशी बहरान और पंजाब में मौजूदा आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में आजकल कुछ सन्नाटा है, मगर दोनों जानब से एक दूसरे की गोशुमाली जारी है और इदारों का किरदार भी गाहे बगाहे तस्करों में रहता है। रजीम चेंज के जरिए हमारी हुकूमत छीन कर जोकरों के हाथ में मुल्क की बागदौड़ दी गई, ऐसा कहना था फवाद चौधरी का। साथ उन्होंने टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाकर मजीद एक और तजुर्बे करने की खबर के हवाले से इदारों को खबरदार किया है। क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। हमें बहुत तशवीश है, एस्टैब्लिशमेंट ने एक गलती की। उस वक़्त एक बेहतरीन हुकूमत को जिस तरह से घर भेजा गया और पीडीएम के ये जो जोकर्स हमारे पे मुसल्लत हुए, उसके बाद दूसरी बड़ी गलती ये है कि अब सोचने में, और ये बात जो सीरियसली आ रही है कि आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेज के हम 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना दें। देखें, ये पाकिस्तान के साथ ये तजुर्बे और मजाक बंद होना चाहिए। पाकिस्तान का एक आइन है, उस आइन के अंदर पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा है उसके बारे में वजाहत से और सराहत से लिख दिया गया है। ये कहना कि अब शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत नहीं चल रही तो हम अमेरिका से या कहीं से कोई टेक्नोक्रेट इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा दें, ये अनइलेक्टेड लोगों को सोचना होगा कि पाकिस्तान के अवाम के जो फैसले हैं उनके सामने आपको सर तस्लीम खम करना होगा। दूसरी जानिब कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और फॉरेन मिनिस्टर जी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गड़ी खुदा बख्श में तकरीर करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान पर सारे तीर चलाते हुए इलेक्शन में जहां जाने का इंदिया डाला। साबिक वजीर आजम इमरान खान को असेंबली में वापसी के लिए आखिरी वार्निंग भी दे दी। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मुल्क में अवाम को क्या रिलीफ दिया अब तक सो फार, मगर वो अवाम को ये बावर जरूर कराते रहे कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क को माशी और सियासी तौर पर तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। उनका असल मुखातिब कौन था ये भी समझ ना सके, मगर जो वो कुछ कह रहे थे आइए उन्हीं की जुबानी सुनते। आपको नहीं खेलने दिया तो आप किसी और को नहीं खेलने देंगे। इसमें नुकसान अगर हो रहा है तो अवाम का नुकसान हो रहा है, अगर इसमें एक नुकसान हो रहा है तो आपकी हरकतों की वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। आपके पास आखिरी वार्निंग है, आए पार्लियामान में बैठो, आए पार्लियामान का हिस्सा बनो। यू आर अ स्ट्रेंजर टू द हाउस। आप आए हाउस में आए, फिर हुकूमत, फिर सियासी जमातों आपसे बात कर सकेंगी। कल ही तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने काश बेनजीर जिंदा होती के उन्वान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें सिंध की हालत जार और पीपल्स पार्टी की तवील कारकर्दगी पर चार्जशीट पेश की थी, जिसके जवाब में आज शर्जील इनाम मेमन साहब ने शिकवा बराए शिकवा के तौर पर एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी कर डाली। शायद इससे ज्यादा पीपल्स पार्टी सिंध में कुछ करना चाहती भी नहीं है, वरना सिंध की हालत ये ना होती। बहरहाल शर्जील मेमन ने क्या कहा ये वो भी सुन लेते हैं। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, कारोबारी शख्सियात की जिम्मेदारी है, हम सबको जिम्मेदारी है कि अपने इस मुल्क की मईशत के लिए और उसको बचाने के लिए हम हर उस इकदाम वो करें जो कि हमारे लिए बेहतर है। लेकिन इसका जिम्मेदार जो शख्स था वो वही था इमरान खान नियाज़ी, जो जबरदस्ती घुस बैठिया आके इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठा। उसका शौक पूरा करने के लिए वो सारी चीजें दी गई। वही इमरान खान नियाज़ी फरमाता है एहतसाब होना चाहिए, और नैब तो मेरे अंडर थी नहीं, इसी शख्स के अंडर नैब थी। रोजाना की बुनियाद पर टॉक शोज में इसके मिनिस्टर नाम लेते थे, जी फलाना गिरफ्तार होने वाला है, 2 दिन के बाद वो सियासतदान गिरफ्तार हो जाता था। ये खुद तकरीरों में बोलता था, जी फलाने के सबूत मेरे पास आ गए, वो गिरफ्तार होने वाला है, 2-4 दिन के बाद वो बंदा भी गिरफ्तार हो जाता है। शायद इस मुल्क में नाजरीन सब कुछ मुमकिन है, मगर आवाम को रिलीफ मिलना ही मुमकिन नजर नहीं आता, इसलिए क्योंकि सियासतदान अपने मसाइल से ज्यादा अवामी मसाइल में दिलचस्पी लेना पड़ेगी इसके लिए, जिसकी उम्मीद मौजूदा हुक्मरानों के तर्ज अमल से नजर नहीं आती। सवाल करते रहे हम, मगर जवाब कहीं से नहीं मिल सका और जिंदगी का एक और साल अपने इख्तिताम को पहुंच गया है, यानी कि 2022 अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। हम नए साल की तरफ बढ़ भी रहे हैं और इस साल का ये आज सेकंड लास्ट प्रोग्राम है, कल आखिरी प्रोग्राम होगा और उसके बाद जब हम आपके सामने आएंगे तो एक नए साल के आगाज के साथ आएंगे। लेकिन इस साल भी हम जवाब
कोशिश करते रहे ढूंढने की, और वो जवाबात कितने मिले नहीं मिले वो सब आपके सामने हमने रखा भी। आज के जी इसी सारे पे फिर सवालात हैं और जवाबात लेने की कोशिश करेंगे। आज भी मुल्क में सोना बढ़ा है, आज भी रुपए की कदर कम हुई है, डॉलर फिर बढ़ा है, स्टॉक मार्केट स्टिल नेगेटिव में जा रही है। सब पे बात करते हैं जी। बहुत सारे जो है इस वक्त दरपेश मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं हुकूमत को, वो कैसे सॉर्ट आउट करिए, इसी का उनसे ही पूछेंगे। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं ताहिरा औरंगजेब साहिबा हैं मुस्लिम लीग नून से, उनको खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। सीमी बुखारी साहिबा हैं तरीके इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। और मुजाहिद बरेलवी साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, साफी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, उनको भी खुशामदीद कहूंगी। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले ताहिरा औरंगजेब साहब आपकी तरफ आऊंगी। मैम, बहुत सारे चैलेंजेस हैं हुकूमत को, हुकूमत ने ये बताया था हमें और ये बार कराया था कि जब आएंगी इक़्तिदार में तो अवाम की मुश्किलात हल हो जाएंगी, मईशत बेहतर हो जाएगी, लेकिन मामलात जूं के तू नजर आते हैं। जी ताहिरा औरंगजेब साहिबा, ताहिरा औरंगजेब साहिबा को आवाज आ रही है? अच्छा चले, सीमी बुखारी साहिबा पे जाती हूँ। सीमी बुखारी साहिबा, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सीमी बुखारी साहिबा, बहुत सारे चैलेंजेस हैं हुकूमत को, ना हुकूमत के बस में आ रहा है डॉलर और ना ही सोने की कीमतों में कमी हो रही है, बढ़ती ही जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज का बुरा हाल है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई माशी प्लान है अगर वो आ जाती है इक़्तिदार में? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे बहुत ही अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक जमहूरी हुकूमत, जो इलेक्टेड हुकूमत को जिन्होंने एक बैरूनी साजिश के जरिए हटाया रात के अंधेरों में, आज उसका अंजाम पूरा अवाम देख रही है, अवाम रो रही है। जो इन्होंने किया है अवाम के साथ आके, इनके तजर्बे थे बहुत ज्यादा, वो तजर्बे अवाम के ऊपर हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो बहुत मईशत को ऊपर लेके जाने की कोशिश की, हमारी ग्रोथ रेट भी ऊपर जा रहा था। और ये हम अपनी तरफ से नहीं कहते, ये पूरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप बड़े बड़े इदारे पूरी दुनिया के जो है इंटरनेशनल लेवल के, उनमें आप भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान का ग्रोथ तब क्या थी और आज क्या है। आज क्या डॉलर कहाँ गया है, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ जा रही है, ये सब चीजें जो है इन्होंने आके जो 12-13 पार्टियां मिली आपस में एक गुट मिल जो क्या कहते हैं बैठ के जो इन्होंने प्लानिंग की कि हम तो बहुत तजर्बे हैं हमारे, हम तो आते ही मईशत को ठीक करेंगे। आपने आके आज जो हाल किया है, अब मैं तो समझती हूँ कि इतना ज्यादा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतनी हमारी ग्रोथ नीचे नहीं गई। और महंगाई की शरह 12% थी हमारे दौर में, जबकि कोविड भी था, और अब डबल हो चुकी है, 28% पे जा चुकी है। हमारे भी मैं आपको बताती जाऊँ, हमारी वर्किंग कमेटीज भी बनी हुई है, हमारी इकोनॉमिक टीम है पूरी जो शौकत तरीन जिसको हेड कर रहे हैं। हम पूरा प्लान कर रहे थे और पहले भी कर रहे थे कि हमने किस तरह से महंगाई पे मजीद काबू पाना है। हमने पेट्रोल और गैस की कीमतें और बिजली की कीमतें ऊपर नहीं 3 महीने तक रोक दी थी, और आइंदा हमारा नेक्स्ट क्या प्लान था, सब तैयारी थी हमारी। अब इसके बावजूद आज भी हम पूरी टीम हमारी बैठी हुई है, वो हर वक्त सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला जब भी इलेक्शंस होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है, तो किस तरह से हमने पाकिस्तान को निकालना है इस मुश्किल जो है मुश्किल हालात से, किस तरह से निकालना है। पूरी तैयारी के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अफसोस ये है कि ये जो घुस बैठिए आए थे रात के अंधेरे में, इन्होंने जो हशर कर दिया, मैं समझती हूँ इनके अपने एहसास तो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अवाम के क्या हालात हो रहे हैं। आवाम का 2 वक्त की रोटी नहीं है। एक तरफ से ये कहते थे हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, दूसरी तरफ अवाम इनकी काबीना की तादाद देखिए, आए दिन हम देख रहे हैं एक नए वजीर साहब आते हैं और हल्फ उठा रहे हैं, यानी इतनी बड़ी काबीना भी आज तक हमने नहीं देखी। दूसरे इनके फॉरेन मिनिस्टर और बाकी लोगों के दौरे ही खत्म नहीं हो रहे, एक आते हैं एक मुल्क से आते हैं, अगले दिन दूसरी जगह फ्लाई कर जाते हैं। भाई कहाँ के आपके फायदे क्या हो रहे हैं, कहाँ से आप जा रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए ला रहे हैं या अपनी सैर सपाटे में मसरूफ है। हमने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मिनिमम दौरे किए हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, और उसके साथ फॉरेन मिनिस्टर ने, और हमारी फॉरेन पॉलिसी बनी, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी, एक नजर आ रहा था दुनिया को। आज क्या फॉरेन पॉलिसी है, आज देखिए अफगानिस्तान के साथ इन्होंने क्या डील किया, क्या बातचीत हुई है। इन्होंने हमने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा उसमें इन्होंने मजाक बनाया, हमने अमेरिका को अड्डे ना देने की बात की तो उन्होंने मजाक बनाया। आज देखिए आज कैसे यहाँ से फैंस हमने बॉर्डर पे
फेंस लगवाई एयरपोर्ट पे लगा के, आज वो कहाँ से उनको कौन जो है वो कर रहा है, उसकी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, इनसे तो कुछ कंट्रोल नहीं हो पा रहा। सिक्योरिटी की सिचुएशन, हमने फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म का नारा लगाया था, हमारे पास लोग पूरी दुनिया से आने लगे थे, बल्कि मशहूर हो गया था कि पाकिस्तान एक सेफ जगह है टूरिज्म के लिए और बहुत अच्छी जगह है। लेकिन आज देखिए, आज फिर पूरी दुनिया मना कर रही है अपने लोगों को कि पाकिस्तान ना जाओ, ये सेफ नहीं है। तो सही। मैं सोचती हूँ कोई चीज तो अच्छी है होती, इन्होंने की होती, तजर्बे कहाँ हैं इनके, वो क्या तजर्बे थे। मैं ठीक है, समझती हूँ इतनी तजर्बे नाअहल कहाँ है? हुकूमत आज ओके, तक मैंने नहीं देखी। डन हो गया, इस तरह की हुकूमत आज तक नहीं देखी। मुजाहिद साहब आपकी तरफ आऊंगी। मुजाहिद बिरलवी साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी मुजाहिद साहब, आपको आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा मुजाहिद साहब, आप इतने सालों से देख रहे हैं हुकूमतें चलती आती हैं। मैं हमेशा से ये बात इसलिए करती हूँ क्योंकि आपको आपको एक अरसा हो गया है सहाफत करते हुए, चीज़ें देखते हुए। ये इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, चाहे वो माशी लिहाज से हो, चाहे वो सियासी इस्तेहकाम की बात हो, या फिर दहशत गर्दी का मामला हो, ये सारी चीज़ें क्या वाकई पलट कर हमारे लिए एक हॉरिबल चैलेंज बनकर सामने आ गई हैं कि जिसको कंट्रोल करना हुकूमत के बस की बात ही नहीं लग रहा? आपने जिसका, और अभी जो मेरी आपकी मोहतरम मेहमान कह रही थी, जी बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी, और ये बड़ी बदकिस्मती है। और उसका सबब ये है कि दरअसल ये दोनों पार्टियां ये समझती हैं कि इक़्तिदार जो है वो उनका हक था, कि जो खानदान, जी और आप उनका अगर पस मंजर देखें कि ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए, इनकी दौलत अंबार, आज यही वजह है कि क्या सारी दुनिया बेवकूफ़ है। उनकी अपनी इंटेलिजेंस होती है, उनके अपने इदारे होते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उन्हें जो वो जब देते हैं कर्जा आपको, तो उनके अवाम जवाबदेह होते हैं कि आपने ये बजट कहाँ खर्च किया। अब अमेरिकन से अगर आप कांग्रेस में सवाल उठता है कि आपने अगर पाकिस्तान को इतने अरब डॉलर दिए तो वो कहाँ गए। इसी तरह जो डोनर्स हैं, IMF देखिए ना, आपका निचोड़ के रख दिया है और आज तक आपको एक पैसा नहीं दे रहा। इसके लिए जवाबदेह होना होता है। ये कोई आपका वो थोड़ी है, सिंध बैंक को आपने उठाया 1 अरब 80 करोड़ रुपए बोरियों में बंद करके जो है डिप्टी कमिश्नर के हवाले कर दिए, और डिप्टी कमिश्नर ने वो उसके घर से निकले 42 करोड़ रुपया। बिल्कुल यानी सॉरी टू से, हाँ। ये नहीं, सॉरी टू से नहीं, सॉरी तो इनको कहना चाहिए मुजाहिद साहब, इन लोगों को। हाँ। और यही सबब है कि आज आप देखें, आज अभी एक इंकिशाफ हुआ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये तालिबान अपॉलोजिस्टिक हुकूमत जो है, मलिक मोहतान ने इंकिशाफ किया। हेलो जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी। मोहतान ने किया कि $10,000 $1,000 15,000 अफगानियों को दिया जाता है। वो रोजाना जा रहे हैं लेके 15, यानी वो मुल्क जो हम पर हमलावर है, जिनके दहशतगर्द हम पे हमले कर रहे हैं, जो हमारे फौजी जवानों को मार रहे हैं, हम उनको 15 करोड़ डॉलर दे रहे हैं। हमारे यहाँ डॉलर 250 से पहुंचा हुआ है, और वहाँ डॉलर जनाब 75 रुपए पे। आप और कीजिए जी। ये जो उन्होंने मुस्तहकम किया अफगानिस्तान जैसे मुल्क है जहाँ कोई स्टेट ही नहीं है, जहाँ स्टेट बैंक ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये इन हुक्मरानों की जो पॉलिसी है, और कितनी घटाई से ये कहते हैं कि जनाब जो है हमने जो है वो मुल्क को जो है वो डूबती उससे निकाला और इमरान खान बर्बाद कर रहे हैं। इमरान खान से लाख इख्तिलाफ हो सकते हैं उनकी क़यादत से, उनके इर्द गिर्द जो ये जो वाबडे और डाबडे जो इनके जो सियासतदान हैं, जो इनके जो इनको बड़ा हद तक इनको नुकसान पहुंचाने में जिनका किरदार रहा है। लेकिन ये मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि बड़ा सिंसियरली PTI की इकोनॉमिक टीम काम कर रही थी। और आप देखें ना, उन्होंने 31 अरब डॉलर की हमने एक्सपोर्ट पहुंच गई थी। 30 अरब डॉलर हमें बाहर से आ रहे थे। आज जो है यहाँ पर इंडस मोटर और अभी बड़ा सा सुजुकी मोटर कंपनियां भाग रही हैं, आने को तो छोड़ें। तो ये जो खुद एक्सेप्ट किया है कि 2,500 अरब का शायद कर्जा प्राइम मिनिस्टर ने, तकरीबन 19 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। इस सूरत हाल के बावजूद, और सबसे बड़ी बदकिस्मती कि ये कहते हैं जनाब इकरार हम नहीं छोड़ेंगे, और उसका सबब ये है कि इनको नेट से अपने एक एक करके केस खत्म करने हैं। वो माली भी रहा हो गया, अभी कराची में कौन था माली रेजा जी जी, जिसके घर से पता नहीं क्या क्या निकला था पैसा, जी जी, वो भी नेट की वजह से साफ हो गया। हाँ जी, तमाम एक एक करके पूरे लंदन से आ रहे हैं, अपने को ड्राई क्लीन में धुल के सब पका रहे हैं। नेट का कानून ही बदल दिया। तो एक खाने एक जो ऐसा घेर नगरी इन्होंने मचाई दी है, कोई अकाउंटेबल नहीं है। और अगर इमरान खान बार बार एक शख्स कह रहा है
बिल्कुल वो दुरुस्त है। वो एक शख्स नहीं, एक फर्द नहीं, बल्कि एक इदारे के मुख्तदर हल्के जो हैं वो इस शख्स के पीछे ये सब कुछ करवाते रहे और गालिबन वो अभी तक सरगर्म है इन लोगों को जो इस पर मुसल्लत है उन्हें मजबूत करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दूसरा ये भी मुजाहिद साहब, एक चीज और भी है बहुत इम्पोर्टेंट। आप देखें कि सवाल जिससे करो वो भाग जाता है। अब मुस्लिम लीग नून का तो हाल ये कि कल भी प्रोग्राम से एक मेहमान भाग गए, आज तायरा औरंगजेब साहबा को बुलाया, वो अभी भाग गई। तो ये इनके इश्यूज हैं, अब इनसे ना हल हो रही हैं चीजें, ना ये जवाब दे पा रहे हैं। इसाक डार साहब तक नहीं आ पा रहे हैं कहीं भी। अभी बीच में पहले जी प्लान हो रहा था कि एंकर्स को एतमाद में लिया जाएगा, इकोनॉमी के ऊपर मीटिंग होने जा रही है, उसके बाद वो पोस्टपोन हो गई इसलिए कि जी सवालात हो जाएंगे तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में और फिर सिर्फ ये कहना कि मैं ना मानू की रट लगा के रखना और बस ये कहना कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, बाकी पूरे सब लोग पागल हो गए हैं या शायद कोई सही कह नहीं रहा, ये भी एक अजीब सी तर्ज़े सियासत है जिसको देखकर बड़ा ही अफसोस हो रहा है। क्योंकि हालात तो बिल्कुल काबू से बाहर हो गए मुजाहिद साहब। ना डॉलर रुक रहा है कहीं, ना सोना रुक रहा है कहीं, स्टॉक मार्केट नेगेटिव जा रही है रोजाना। उसके बावजूद ये सब बता रहे हैं कि जी सब ओके की रिपोर्ट है। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। और ये बिल्कुल वजह यह है कि इन्होंने जो सबसे बड़ा डाका डाला है वो आपके चैनलों पे डाला है। आप देखें कितनी माशाल्लाह बुर्बादी से और दुरुस्त से जो है ये बात कर रही हैं कि चैनल जो है पार्टियां बन गए हैं इनकी जी। तो सबसे बड़ा देखा जाने वाला चैनल, उसके एंकर जो है तर्जुमान बन गए हैं। बिल्कुल तो सारा दिन जो है मैं कहना हिसाबदार को देखें कि हर रोज जो है, मैंने अभी हिसाब लगा रहा था कि 30 दिन में 52 बार वो एक इस चैनल में आया है। बिल्कुल 3 बजे, कभी 8 बजे, कभी जगह। और ये समझते हैं कि जो इनके भोंपू चैनल बन गए, शायद आवाम ये जो सो कॉल्ड जो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले जो इदारा है उसको देखकर सुन रहे हैं। आवाम बेवकूफ नहीं है। अगर ये समझते हैं कि वो एक रायअम्मा बनाने में कामयाब हो जाएंगे, ये गलतफहमी में है। लोग अखबार पढ़ के या चैनल देखकर अपनी बनाते हैं। इनका यही तो वजह है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल ऐसा ही है। मुजाहिद साहब एक चीज़ और भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप टेकिंग अ बेनिफिट ऑफ योर प्रेजेंस, ऐसे होता है आप तो एक हमारे बड़े मोहतरम उस्तादों में से हैं और हम आपको बिल्कुल देख रहे हैं। क्या इतनी बुरी हालत कभी हुई है मुजाहिद साहब? अच्छा, मुजाहिद साहब की मेरे ख्याल से लाइन कट गई है, ड्रॉप हो गई है, उनको दोबारा कोशिश करते हैं, उनको ले मुजाहिद साहब को कनेक्ट कर लें दोबारा से जी। तो मुजाहिद साहब की तरफ मैं वापस जाऊंगी, मैं सीबी साहिबा की तरफ जाती हूँ। सीबी मुखारी साहिबा, हालात तो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन पंजाब में आपकी हुकूमत है ऑफ कोर्स, लेकिन एक मसला और भी है। आज तो खान साहब खुद भी कह रहे हैं कि मुझे नज़र नहीं आ रहा है मुल्क में इंतखाबात होते हुए, इलेक्शन होते हुए, टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा तोड़ा जा रहा है। अगर ऐसी सूरत हाल, अच्छा, और मेरे पास मैं बार बार कह रही हूँ इत्तलात ये भी है कि जी ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत आप लोगों के साथ निगोशिएट करने के लिए आपको भी कुछ ना कुछ देने की बात करने वाली है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं बैक एंड्स पर, वो अलग मामलात है। प्लस आपके पास एक चैलेंज है बहुत बड़ा, और वो ये कि आपकी हो गई है लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और वो हकीकत है, मैं बार बार कहती हूँ आपकी लड़ाई वहाँ दुरुस्त नहीं हो रही। दूसरा, आप लोगों की मुबैना ऑडियोज लीक्स का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब भी फवाद चौधरी साहब की शहबाज शरीफ साहब के करीबी दोस्त से टेलीफोनिक गुफ्तगू जो सामने आई है, और मुबैना गुफ्तगू में आज फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी सुलेमान शहबाज से पूछे कि आप तरीके इंसाफ से क्या राय चाह रहे हैं। तो आपको तो बहुत ज्यादा मलाइन करने की हर तरफ से कोशिश की जा रही है, और वो चीज ऑफ कोर्स क्योंकि हुकूमत किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे चाहती है बाय हुक बाय क्रूक के आपको रोका जाए। उसके लिए वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हवास बाख्ता हो गए, मैं और कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो हो चुके हैं और वो हर पैंतरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी देखिए रिदा, ये मैं समझती हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है इस वक्त, और ये पाकिस्तान के अवाम के साथ अगर मैं समझती हूँ नाइंसाफी होगी, उनके साथ धोखा होगा कि अगर आप जो है उनको अवाम के एतमाद से, अवाम के वोटों से ही एक जमहूरी हुकूमत आई थी, पीटीआई की हुकूमत आई थी, अगर आप, और अब वो अवाम समझ गए हैं, जिस तरह बरेलवी साहब ने कहा, अवाम अब बेवकूफ नहीं रहे। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, एक एक चीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबारों पे एक एक चीज क्लियर नजर आ रही है कि कौन किस जगह खड़ा है, किसने मुल्क के लिए सिंसियरली काम किया और किसने सिर्फ अपने असासे बनाए, और कौन अपने केसेस माफ करवाने के लिए आया, किसने
जिसने नैब में अमेंडमेंट्स की, मैं तो शुक्रिया अदा करूंगी अपनी अदालत उज़्मा का कि उनके एक जज ने साहिबान भी कहने पे मजबूर हो गए कि नैब की अमेंडमेंट्स तो सिर्फ उन्हीं के लिए बनी जिन्होंने उससे फायदा उठाया, जो जो अमेंडमेंट्स कर रहे थे, और आधी से ज्यादा पार्लियामेंट खाली पड़ी है। सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के मेंबरान 150 के करीब उसमें मौजूद नहीं है। तो क्या ये फैसले सही हो रहे हैं, वो भी कहने पे मजबूर हो गए। तो मैं समझती हूँ कि जो जो भी ये ऑडियो लीक्स करें, जो भी ये केसेस लेकर आए, अवाम अब इनको रद्द कर चुकी है। ये इमरान खान को जिस तरह से एलिमिनेट करना चाहते हैं, उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, लेकिन अवाम जो है बाशऊर हो चुकी है, उसको सब समझ आ रहा है उनके हकूकों पे कितनी बुरी तरह से डाका डाला गया। और आज जो अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, जिनके लिए इन्होंने कहा था मैं कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा, आज देखिए आटा का 20 किलो का आटा कहाँ जा रहा है। और अभी सुनने में आ रहा है रोटी की मजीद कीमत बढ़ाई जाएगी, जो कि बेसिक जो जिंदा रहने के लिए सहूलत है एक आम आदमी के लिए, वो भी उनसे मुंह से छीनी जा रही है। तो अवाम तो ज़ाहिर है समझ चुके हैं। अब ये लोग जो भी करें, अब ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, हमें सब बिल्कुल कोई राब्ता नहीं हुआ अब इस बारे में हमारी पार्टी। लेकिन अब ये मैं समझती हूँ कि इमरान खान एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस पाकिस्तान की सियासत में। पीटीआई एक बहुत बड़ा हकीकत है। इससे आप चाहे जो भी हो जाए, आंखें नहीं चुरा सकते, इसके बगैर फैसले नहीं हो सकते। जो भी बनेगा केयर टेकर सेटअप, इवन वो खान साहब के मेरे ख्याल में उसको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा पीटीआई को। हम दूसरी बात आपने कही थी कि एस्टेब्लिशमेंट से हम लोगों ने लड़ाई है, ऐसी बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए ना, हम लोग फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, हम सब मिलके चलना चाहते हैं। मुल्क के मफाद के लिए जो फैसले हो हम सर आंखों पे उनको कबूल करेंगे। हम नहीं चाहते कि मेरिट से खिलाफ और मुल्क के जो है ना उसकी मफाद को पीछे रख के फैसले हो। मफाद मुल्क का सबसे पहले। खान साहब ने जिंदगी में पहली दफा कोई ऐसा लीडर आया है जिसने गुलामी से निजात की बात की। उसने बात की कि हम अपने फैसले अपने खुद करें, हमारे फैसले कोई बैरून मुल्क से दूसरे लोग हमें ना फैसले हम पे सादे ठोसें और ना हम ये पपेट्स बन जाएं उनके। हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब कुछ दिया, पाकिस्तान में सब कुछ है अल्लाह का दिया। हमने जिस तरह कोविड पे काबू पाया, जिस तरह से हमारे एहसास प्रोग्राम पे पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, हमने सेहत हेल्थ प्रोजेक्ट्स शुरू किए, बहुत सारे काम है जो अभी भी हमने बना प्रोग्राम हमारे पास पाइपलाइन में मौजूद थे। लेकिन ये जो भी है हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट भी अगर नहीं चाहती थी, जो भी रीजंस थे कि इमरान खान साहब को हटाया जाए, तो ये मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के साथ नाइंसाफी है कि एक ऐसे लीडर को आप हटा दिया जाए जो अवाम का सोच है, जो अपना नहीं सोच रहा। उसने आप देख लेते 3.5 सालों में कोई मनी लॉन्ड्रिंग की ना, उसने कोई अपने एहसास बनाए। एक उनके जो हैं सब डिक्लेयर्ड हैं, चाहे जो इल्जाम लगाएं फॉरेन फंडिंग का लगाएं, तोशा खाने की एक घड़ी इनको चुभती है, जबकि अपने अरबों रुपए के जो खा चुके हैं, लूट मार कर चुके हैं पाकिस्तान में। वरना आप कहाँ फॉरेन रिजर्व्स देखे, हम कहाँ चले गए हमारे, हमने आके 6 अरब से 20 अरब तक ले गए थे। लेकिन अफसोस है कि आज फिर वो खजाना खाली करके जाते हैं। ये जब जाते हैं लूटने मारने का प्रोग्राम इनका यही होता है कि अपने असास से बढ़ाते चलाएं, और अवाम जो है, लेकिन अब अवाम नहीं इनके मेरे ख्याल में बर्दाश्त कर रही। वो किस इंतजार में है कि इलेक्शंस हो, नए फेयर फ्लैश मैंडेट लेकर जो भी पार्टी आए अवाम की उसके साथ आए, वोटों से आए। ठीक हो गया, ठीक है। मुजाहिद साहब की तरफ वापस जाऊंगी। मुजाहिद साहब आप वापस आ गए, आपको आवाज आ रही है? जी मुजाहिद साहब, मुजाहिद साहब को आवाज आ रही है? मुजाहिद साहब आपको आवाज आ रही है? मुजाहिद साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, मुजाहिद साहब को शायद आवाज ही जा रही है। जी प्लीज मुजाहिद साहब को कनेक्ट करें ताकि मुजाहिद साहब से मैं बात कर सकूं। देयर सम कमिंग द टेक्निकल ग्लिच, लेकिन हम ट्राई करें मुजाहिद साहब से बात करें ताकि दोबारा उनकी तरफ भी जाया जा सके। मुजाहिद साहब आपको अब आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, चलें, क्या कहते हैं, मैं वापस सीमा बुखारी साहब आप जो बात कर रही थी मैं चाहूंगी उसे कंप्लीट कर लें। जी जी जी, दूसरी बात यही हो रही थी कि हम लोग तो सब अपने इदारों का एहतराम करते हैं, चाहे वो अदलिया हो, फौज हो। हम अपने जो है बहुत उसके खान साहब ने हमेशा जब उन पे तौहीन अदालत का भी लगाया गया, उन्होंने फौरन जाके माफी मांगी।
इसी तरह जो है वो अपनी फौज तो सरहदों की मुहाफिज हैं। इस वक्त हमारे फौजी जो शहादतें उनकी हो रही हैं, जाने दे नजराने पेश कर रहे हैं, हम तो उनको सलाम पेश करते हैं। और पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में शामिल है, तो हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से ठीक है, कोई कोई लड़ाई इख्तिलाफ नहीं है। नहीं। मैं जरा दोबारा जाऊंगी। मुजाहिद साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा मुजाहिद साहब, देखें, मैंने सवाल किया था, आपने पता नहीं सुना नहीं सुना, डिस्कनेक्ट हो गई थी लाइन आपकी तरफ से। मैं दोबारा अपना सवाल जो है वो बता देती हूँ, दोहरा देती हूँ। मुजाहिद साहब, सवाल अब यही है अगैन कि इस तरह की सिचुएशन आप इतने अरसे से देख रहे हैं सारी सिचुएशन को, और कई हुकूमतें आई आपके सामने, कई टूटी गिरी बनाई गई। क्या इस तरह के हालात पहले कभी हुए जो इस वक्त हमारे सामने हैं? और ख़ास तौर पे इस बार तो वो सारे लोग इक्तदार में बैठे हुए जो फर्दन इक्तदार का मजा लेते रहे हैं, 70 सालों से इस मुल्क में हुक्मरानी करते रहे हैं, बड़े ही कोई मिच्योर किस्म के लोग कहलाए जाते हैं कि जी वो सारे लोग वो हैं जो कि बड़े काबिल, बड़े तजर्बाकार। और हमें ये सब बताया जा रहा था पिछले 8 महीनों से पहले, 8 महीने जो गुजरे उससे पहले वालों में, कि जी ये तजर्बाकार लोग हैं, ये आएंगे तो ये सब ठीक कर देंगे। लेकिन वो सब ठीक तो नहीं होता हुआ नजर आ रहा। लेकिन एक बात जो है मेरी, मैं इनकी बात तहम्मुल से सुन रहा था जी। देखिए, अभी जब साल भर पहले मेरी खुद, हम जब चंद लोग थे कॉर्नर हाउस में बैठे थे, यहाँ इनके स्टैंड में बैठे थे, और इमरान खान साहब को यह एहसास हो गया कि उनको इस तरह का इख्तियार लेना उनकी गलती थी। आखिर क्या जरूरत थी हुकूमत के लिए कि वो 7 बैसाखियां एमकेएम की लेती, 8 बापों के बाप से लेती, एक वोट मुक्ति के लेने के लिए आप 42 करोड़ रात को आप फैला कर देते, आप जो है वो अपने ये मैंगल के 2 वोटों की खातिर। जरा इनसे मुझे 1 मिनट का ये सब जवाब दीजिए कि जब आपके बंदे पूरे नहीं थे, आप जो प्योर पीटीआई के लोग जो इमरान खान के टिकट में थे, आखिर इन बेसाखियों के सहारे आपने इख्तियार क्यों लिया? और फिर वो बेसाखियां जो आपको दी हुई थी तो किस तरह आपको छोड़कर चली गई? और जब ये एहसास खास आपको हो गया था, आपको इल्म है कि थोड़ी बहुत मेरी भी उनकी सलाम दुआ है, ये तो खैर उनकी पार्टी की हैं, उन्होंने एतराफ किया कि मेरा इख्तियार लेना गलती था। और अब जो ये कह रहे हैं कि जी मैं जब तक 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी लेना नहीं चाहिए, यही गलती बेनजीर भुट्टो से 1988 में हुई थी, यही इमरान खान से हुई थी। मुझे नहीं पता कि मिस बुखारी जो है इस बात का एतराफ करती हैं कि जो इलेक्टेबल के चक्कर में आपने 56 MNA वो लिए जो नून लीग के थे, काव लीग के थे, मुश्किल के थे, पता नहीं कहाँ के उन्होंने उठा के लाए। अब जब फिर तो ये होना था, इसी तरह उन्हें छोड़ना था। आज आप जो इस तरह बैठे हुए 176 से लेकर 127 पे आ गए कि वही है ना, 50 उधर चले गए। तो ये शिकायत न करें, अपनी गलती भी माने। मुझे नहीं पता ये गलती मानने के लिए तैयार है या नहीं है, इन्हें मानना चाहिए इसके दिल से, बल्कि माजरत करनी चाहिए कि हाँ से गलती हुई। इमरान खान साहब तो कहते हैं, खान साहब तो कह रहे हैं ना, जो है हाँ। इमरान खान के तर्जमान जो है या इनकी जो पार्टी के लोग हैं, जोश खिताबत में और उनकी मोहब्बत में कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये बात है, देवता मत बनाए अपने लीडरों को, पैगंबर ना बनाए अपने लीडरों को। उन्होंने गलतियां की हैं जिसको वो फेस कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये गलतियां ना दोहराएं। इमरान खान एक ईमानदार कमिटेड लीडर हैं, लेकिन उनसे ये बहुत बड़ी सियासी ब्लेंडर नहीं, क्राइम हुआ कि उन्होंने इन बेसाखियों को लिया। जी अब एक पर्टिकुलर सवाल पूछे ना आप मिस बुखारी से। जी बिल्कुल, मैं सीमी बुखारी साहब के सब पूछती भी हूँ। अच्छा, दूसरा मुझे अभी जो हालात है उसके ऊपर भी थोड़ा सा एनालिसिस अपना दे दें मुजाहिद साहब। हालात आपको संभलते हुए नजर आ रहे हैं? ये एक रिदा वो वाली बात है, यानी मैं कौन हूँ, मैं सियासत का सहाफत का तालिब इल्म हूँ, मैं कैसे कोई पेशे में रहूँगा, हालात देता रहूँ। पाकिस्तान में 60 से 50 साल से एक ही जैसे हालात चले आ रहे हैं, चाहे कोई हुकूमत चाहे इक़्तिदार के दिनों में ये बैठे हों या इक़्तिदार से बाहर हों। तो ये एक हम मुसलसल बहरान से गुजर रहे हैं। यार ये कोई पाकिस्तान का लिए मसला नहीं है, पॉलिटिकल क्राइसिस या सियासत में उतार चढ़ाव ये कोई आम की बात है, सारी दुनिया में हो रहा है। ब्रिटेन में भी जो है वो कितनी बोरिस की हुकूमत थी, पावरफुल गुजरी, ये आम बात नहीं है। सवाल ये है कि मुल्क में जो कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए वो इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए। कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए जो इस बात पर कि फौज को आप मदाखलत का मौका दें। कंप्रोमाइज पे नहीं होना चाहिए कि आप इक़्तिदार की खातिर हर उस बंदे को कबूल कर लें जिसका माजी इंतहाई दागदार रहा है। और ये बदकिस्मती से गलतियां हमारे मोहतरम कमिटेड ईमानदार कप्तान से भी हुई, जिसको वो अब भुगत रहे हैं। ठीक है, सीमी बुखारी साहब, जो मुजाहिद साहब बात कर रहे हैं लोटों को लेने की या इलेक्टेबल जिनको कहा जाता है, अब की बार ये गलती होगी क्या? ये एक गलती के तौर पे सामने है, खान साहब ने एतराफ भी किया इसका। बिल्कुल
जी, बिल्कुल, ख़ान साहब ने कभी इस बात से नहीं झुठलाते कि हाँ, हमसे गलतियाँ हुईं और जिस सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अब लोटों को जो अब हमारे 22 के करीब हमसे छोड़ गए, ज़ाहिर है वो लोटे थे, वो आए थे एक मकसद के लिए कि सिर्फ़ उनका यही इक़्तिदार उनका मकसद था, लेकिन उस वक़्त हमें मालूम नहीं था। ख़ान साहब ने खुद अपनी गलती को माना और अब वो यही कह रहे हैं कि मैं अपने पुराने वर्कर्स जो आइडियोलॉजिकल हमारे लोग हैं, मैं उन्हीं को आगे लेकर आऊँगा, उन्हीं को टिकट्स भी दूँगा क्योंकि वो सिंसियर लोग हैं पाकिस्तान के साथ और वो कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ इक़्तिदार के लिए आना चाह ठीक रहे है, हैं। बहुत तो शुक्रिया उन्होंने सईमा एक बुखारी साहिबा आपका, मुजाहिद बरेलवी साहब आपका, आप दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। नाजरीन, जाते जाते आज एक बड़ी अहम चीज जिसके ऊपर बात जरूरी है और वो है सोशल मीडिया। नाजरीन, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर भी अभी भी आप हर रोज प्रोग्राम में देखते हैं कि जी सोशल मीडिया के हवाले से पहले खबर आ जाती है और अब इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को भी पीछे छोड़ दिया है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने। थोड़ी सी सोशल मीडिया की बात करते हैं। दुनिया में सोशल मीडिया इस वक्त इस नहज पर पहुंच चुका है कि उसके जरिए अब हुकूमतें बनाना और गिराना भी कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। एलन मस्क ने भी कल इस हवाले से एक ट्वीट किया है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि कोई इदारा या सियासी पार्टी की सोशल मीडिया टीम कितनी काबिल है ये देखना होगा। इसकी मिसालें पाकिस्तान में भी आए रोज हमारे मुशाहिदे में आती रहती हैं। कोई चोरी डकैती की वारदात हो या किसी अफसर का किसी से कोई नारवा सलूक, बस देर इतनी होती है कि वो वाकया सोशल मीडिया पर तक पहुंच जाए और इसके बाद वो खबर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक लम्हों में, मिनटों में पहुंच जाती है। आज हम दुनिया भर में सोशल मीडिया के अवाम में मकबूल वेबसाइट्स के हवाले से एक जायजा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो कि यकीनन आपकी दिलचस्पी का बाइस बनेगा। नवंबर 2022 के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा मकबूल वेबसाइट के तौर पर आपको हैरानी भी होगी, क्योंकि हम समझते हैं कि जी शायद फला साइट मकबूल है, लेकिन ऐसा नहीं है। तौर पे google.com है जो कि नंबर 1 पर रही, जो कि एक इंटरनेट सर्च इंजन है। नंबर 1 पे 2022 में गूगल रहा। गूगल दुनिया भर में सर्चिंग के इन नताइज को अखज़ करने और तरतीब देने के लिए सबसे ज्यादा काबिल एतमाद ज़राए फराहम करता है। फहरिस्त में फेसबुक दूसरे नंबर पर और यूट्यूब तीसरे नंबर पर है। सारिफ की मसरूफियत के लिहाज से यूट्यूब का विजिट का औसतन दौरानिया 20 मिनट और औसतन सफात विजिट फी विजिट है। फेसबुक के विजिट का औसतन दौरानिया 9 मिनट है। ट्विटर सोशल मीडिया नेटवर्क किसी की एक सरे फहरिस्त वेबसाइट है जो फहरिस्त में चौथे नंबर पर है। ट्विटर 4th नंबर पर है, हालांकि समझाता है कि शायद ट्विटर नंबर 1 पर है। औसतन जायरीन 10 मिनट तक साइट पर रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं रहते। हमारी फहरिस्त में जी 5वें नंबर पर इंस्टाग्राम है जो एक आला सोशल मीडिया नेटवर्क वेबसाइट है। जायरीन फी विजिट 10.7 सफात देखते हैं और वेबसाइट पर 7 मिनट गुजारते हैं। फहरिस्त में 6ठे नंबर पर है बेडू जो कि एक चाइनीज वेबसाइट है और ये भी एक सर्च इंजन है। 7वें नंबर पर दुनिया भर में मालूमाती एतबार से एनसाइक्लोपीडिया की हैसियत से जाने वाली वेबसाइट विकिपीडिया है। रूस का सर्च इंजन yonder.au फहरिस्त में 8वें नंबर पर मौजूद है। न्यूज, मीडिया पब्लिशर्स और ईमेलिंग से मुतालिक वेबसाइट हो या yahoo.com फहरिस्त में 9वें नंबर पर है। याहू 9वें नंबर पर स्टिल। और मैसेजिंग के एतबार से दुनिया भर में मकबूल व्हाट्सएप 10वें नंबर पर है। तो ये आज की मालूमात थी जो कि आपके साथ शेयर करी जाते हैं। इसी के साथ अपनी मेजबान रसीफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।